वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग मॉडल पेपर 2 सॉल्व करने वाले हैं। इसके कुछ क्वेश्चन को हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। जो बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं उसको इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया कि यदि ए बी सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर होगा कॉस ए बाई 2 के या ए बट्टा 2 के। कैसे सॉल्व करेंगे यहां पे समझो। सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब अगर त्रिभुज एबीसी होगा तो हम लोग कह सकते हैं कोण ए जोड़ कोण बी और जोड़ कोण सी, ये तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, हमें क्या चाहिए? तो b प्लस सी एक तरफ चाहिए, तो b प्लस सी को एक तरफ रखो और a को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लो। इसको ऐसे लिखा जा सकता है b प्लस सी इक्वल्स टू 180 और माइनस a। ओके, अब हमें क्या है? हमें बट्टा में 2 की जरूरत है, तो दोनों तरफ हमें इतना पता है कि अगर किसी सेम समीकरण की बात हो तो दोनों तरफ सेम चीज से गुना कर सकते हैं या दोनों तरफ सेम चीज से भाग कर सकते हैं। इसका मतलब इसको हम लोग b प्लस सी बाई 2 लिख सकते हैं, तो इसको भी आप लिख सकते हो 180 माइनस a बट्टा 2। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? हमें चाहिए क्या? साइन चाहिए, तो दोनों तरफ आप साइन से गुना कर लो। इसको आप लिख सकते हो साइन b प्लस सी बट्टा 2 और ये बराबर हो जाएगा साइन 180 माइनस a बट्टा 2 के। इसको आप लिख सकते हो साइन b प्लस सी बट्टा 2 बराबर। अब एक चीज देखो कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन 180 माइनस a बट्टा 2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 बट्टा 2 माइनस a बट्टा 2। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको आप यहां से लिख सकते हो साइन b प्लस सी बट्टा 2 बराबर साइन 180 बट्टा 2 मतलब 90 माइनस a बट्टा 2। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब इसको आप यहां से लिख सकते हो साइन b प्लस सी बट्टा 2 बराबर, हमें यह फॉर्मूला पता है साइन 90 माइनस थीटा। क्या होता है फॉर्मूला? कॉस थीटा। इसका मतलब साइन 90 माइनस a बट्टा 2, इसका मतलब यह आ जाएगा कॉस a बट्टा 2। और हमें प्रूफ क्या करना था? हमें प्रूफ करना था कि साइन b प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉस a बट्टा 2। यहां से हमको मिल गया साइन b प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉस a बट्टा 2। यह प्रूफ हो गया। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करिए। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले कितना डिग्री का वैल्यू क्या होता है यह पता होना चाहिए। अब यहां से समझो 2 गुने, आपको पता है कि टेन 45 डिग्री 1 के बराबर होता है, यहां से 1 आ गया। अब टेन स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर कर दिए, प्लस कॉस 60 का वैल्यू 1 बट्टा 2 होता है, 1 बट्टा 2 लिख लो, वर्क करना है स्क्वायर आ जाएगा। साइन 60 का वैल्यू √3 बट्टा 2, अब √3 बट्टा 2 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दो। अब इसको आप लिख सकते हो 2 गुने 1 का स्क्वायर 1। अब एक बात बताओ, 1 बट्टा 2 का स्क्वायर है, मतलब अंश का भी वर्क करना है और हर का भी वर्क करना है। यह आ जाएगा 1 बट्टा 2 दूना 4 प्लस √3 का वर्क करने पे 3 आएगा और 2 दूना 4 आएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 2 प्लस 1 बट्टा 4 प्लस 3 बट्टा 4। यहां पे बट्टा में 1 आ जाएगा, 4 लघुत्तम ले लो। यहां से आपको आ जाएगा 4 दूना 8 प्लस 1 प्लस 3, 8 3 11 और 1 12, यह आ जाएगा 12 बट्टे 4। अब 4 एकम 4, 4 तिया 12, यहां से आपको 3 सही उत्तर मिल गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया कि सिद्ध करें कि कॉस a बट्टा 1 प्लस साइन a जोड़ 1 प्लस साइन a बट्टा कॉस a बराबर होगा 2 सेक a के। तो सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होता है? या तो हम LHS से RHS को प्रूफ कर लें, या RHS से LHS को प्रूफ कर लें, या LHS को भी सॉल्व करके RHS को भी सॉल्व करके इक्वल करके प्रूफ कर दें। तीनों में से कोई एक तरीका यूज कर सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट प्रोसेस यूज कर रहे हैं, पहले LHS को सॉल्व करके RHS लाते हैं। LHS में हमें दिया गया कॉस a बट्टा 1 प्लस साइन a जोड़ 1 प्लस साइन a बट्टा कॉस a। ओके,
अब यहां से देखो आप एलसीएम ले लो या गुना कर लो, तो यह आपको आ जाएगा 1 प्लस साइन ए गुने कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को कैंसिल कर लो, कॉस ए से कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, जोड़ कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये आपको आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे चलते हैं, इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए जोड़, यहां से आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है। फॉर्मूला पता होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर कहने का मतलब a का स्क्वायर, a का वर्ग करने पे 1 आएगा। 2ab कहने का मतलब 2 गुने साइन a, और b स्क्वायर कहने का मतलब साइन स्क्वायर a, और बट्टा आ जाएगा कॉस a और गुने 1 प्लस साइन a। ओके, अब आगे चलते हैं। यहां पे देखो आपको इतना पता होगा कि कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए ये 1 के बराबर होता है। इस दोनों को एक साथ कर लो, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए जोड़ साइन स्क्वायर ए और जोड़ 1 और जोड़ 2 साइन ए बट्टा कॉस ए गुने 1 प्लस साइन ए। ओके, अब यहां से देखो कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमें पता है फॉर्मूला से 1 के बराबर होता है, यह आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए बट्टा cos ए गुने 1 प्लस साइन ए। अब एक चीज देखो यहां से कि 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 प्लस 2 साइन ए बट्टा cos ए गुने 1 प्लस साइन ए। अब एक चीज गौर से देखो कि दोनों के पास कॉमन है 2 इसके पास भी 2 इसके पास भी, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और बट्टा कॉस ए, और यहां से भी आ जाएगा आपको 1 प्लस साइन ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से कैंसिल कर लो तो आपको क्या मिल गया 2 बट्टा कॉस ए। अब 2 बट्टा कॉस ए कहने का मतलब 2 सेक ए, ये RHS के इक्वल आ गया, और यही तो आपको प्रूफ करना था। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सिद्ध करें कि किसी वृत्त के किसी व्यास से सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। अब इसको आप यहां से समझो, हम लोग पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ये रहा आपका वृत्त। अब इस वृत्त में क्या करना है हमें, क्वेश्चन में कहा गया कि सिद्ध करें कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर। अब पहले इसका व्यास बना लो। हम लोग मानते हैं कि यह वृत्त का व्यास रहा। अब इसके दोनों सिरे की बात हो रही है, तो एक सिरा ये रहा, दूसरा सिरा ये रहा। ओके, अब इसको कुछ नाम रख लो आप। इसका नाम हम लोग केंद्र का नाम O रख लेते हैं, और इसका नाम CD रख लेते हैं, और ये आ गया AB, और इसका नाम आप P रख लो, और इसको आप Q मान लो। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। सबसे पहले जिसको आपने जो माना उसको आप यहां पे लिख लो। माना कि O केंद्र से PQ वृत्त का व्यास है। और AB और CD व्यास PQ को स्पर्श करने वाली दो रेखाएं हैं। AB और CD PQ के छोरों से क्रमशः खींची गई स्पर्श रेखा है। चूंकि हमें यह पता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा
स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यह तो थ्योरम आपने जान रखा है। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि पी क्यू लंब हो जाएगा, किस पे लंब हो जाएगा? ए बी पे, और पी क्यू लंब हो जाएगा सी डी पे। और यहां पे कौन सा थ्योरम आपको यह पता है? स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब एक चीज बताओ कि अगर PQ AB पे लंब होगा और PQ CD पे लंब होगा, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि APQ बराबर हो जाएगा PQD के। ओके, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। यहां से अगर लंब इक्वल हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं AB समानांतर हो जाएगा CD के। अब AB समानांतर CD हो जाएगा, क्योंकि हमें यह पता है कि APQ और कोण PQD एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, और यही तो हमें प्रूफ करना था। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। यहां आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि एक साइकिल 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है, पहिए का व्यास ज्ञात करिए। अब आपको यह पता होगा कि एक साइकिल को अगर एक चक्कर लगाने के लिए अगर हमें फाइंड करें तो क्या करना होगा? हमें परिधि ज्ञात करना पड़ेगा। हमें परिधि से पता चल जाएगा। सबसे पहले आप पूरा दूरी देखो कितना है। यहां से अगर हम चेक करें तो दूरी कितना है? तो दूरी आपको दिया गया 11 किलोमीटर, और आपको इतना पता है कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है। इसका मतलब 11000 मीटर आ जाएगा। अब एक चक्कर में अब टोटल 11 किलोमीटर आ गया, और टोटल चक्कर कितना है? 5000। इसका मतलब अगर यहां पे 11000 मीटर को अगर 5000 से भाग किया जाए तो हमें पता चल जाएगा एक चक्कर में तय की गई दूरी। यहां से हम लोग लिख सकते हैं एक चक्कर में तय दूरी। यह बराबर हो जाएगा 11000। यह आपका कुल दूरी रहा। चक्कर की संख्या कितनी है? 5000। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो 1000 से 1000 कट गया, 11/5 आ गया। तो 11/5 मीटर एक चक्कर में तय की गई दूरी होगा। अब आपको यह पता होगा कि पहिया किस शेप का होता है? गोलाकार शेप का होता है। इसका मतलब वृत्त, तो वृत्त का परिधि जो होगा वो 11/5 के बराबर होगा। और वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, और 2πr हो जाएगा 11/5 के बराबर। अब इसमें वैल्यू पुट करो, 2 गुने पाई के प्लेस पे 22/7। त्रिज्या के बारे में कोई जानकारी नहीं, और यह बराबर होगा 11/5 के। हमें यहां से त्रिज्या ज्ञात करना है, इट मींस आर पता करना है। कैसे आएगा? 11/5। अब देखो इस तरफ भाग में है, गुना में आएगा, ये भाग में आ जाएगा, और यहां पे ये क्या आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब कितना आएगा? ये 11 गुने 7 और 5 गुने 2 गुने यहां से कितना आ गया? ये तो 22 आ गया, 22। अब इससे समझो 11 कम 11, 11 दूना 22। यहां से आ गया कितना? 7/5 दूना 10 दूना 20, तो 7/20 मीटर आ गया। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? पहिए का व्यास ज्ञात करिए। हमें पता है कि अगर त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो व्यास प्राप्त हो सकता है। तो व्यास बराबर, इसको हम लोग इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, शॉर्ट में डी भी लिख सकते हैं। डी इक्वल्स टू कितना आ गया? तो 2 गुने त्रिज्या, इसका मतलब 2 गुने 7/20, तो 2 कम 2, 10 दूना 20। यहां से आपको आ गया 7/10 मीटर। या तो इसको आप 7/10 मीटर लिख लो, या इसी को 0.7 मीटर भी लिखा जा सकता है। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। बस आपको यहां से फॉर्मूला पता होना चाहिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr² थीटा बट्टा 360, यही फॉर्मूला होता है। यहां से हमें त्रिज्या के बारे में जानकारी है। त्रिज्या कितना है? या तो इसको त्रिज्या कह लो, या इसी को हम लोग रेडियस कहते हैं, r लिख लो,
यह हमें दिया गया 6 सेंटीमीटर के बराबर। केंद्रीय कोण जिसको हम लोग थीटा कहते हैं, थीटा कितना दिया गया 30 डिग्री के बराबर। हमें त्रिज्या पता है और थीटा पता है, हमें पूछा गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला हमें पता होगा कि पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 होता है। अब पाई की जगह पे 22/7 पुट कर लो। आर स्क्वायर कहने का मतलब त्रिज्या का वर्ग, इट मींस 6 गुने 6। थीटा की जगह पे 30 आ जाएगा और बट्टा आ जाएगा 360। इसको डायरेक्ट आप यहां से इसको ज्वाइन करके 360 लिख लो। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे 6 6 36, 36 दाएं 360, 10 एकम 10, 10 तिया 30, 22 को 3 से गुना करेंगे 66 आ जाएगा। यहां से आपको आ गया 66/7, या आप इसको लिख सकते हो 7 9 63, 3 66, 7 चौका 28 और 7 तिया 21, मतलब 9.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया जाता है। ओके, एक तार बनाया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करें। अब तार की लंबाई ज्ञात करना है, सबसे पहले आपको यह समझना है कॉन्सेप्ट में कि अगर किसी एक शेप को पिघला करके दूसरा शेप बनाया गया तो दोनों का आयतन समान होगा। यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो पहले क्या है, गोला है, हमें गोला का व्यास दिया गया है। यहां से गोले का व्यास, और गोले का व्यास कितना दिया गया, यह हमें दिया गया 6 सेंटीमीटर के बराबर। हमें पता है कि त्रिज्या कैसे ज्ञात करना है, तो व्यास को आधा करने पे त्रिज्या प्राप्त होता है। इसका मतलब यहां से हमें आर कितना आ गया, तो 6/2 सेंटीमीटर, मतलब आप कह सकते हो 3 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें तार की त्रिज्या मिल गई। अब हमें तार की त्रिज्या पता करनी है, तो हमें तार का व्यास दिया गया 0.2 सेंटीमीटर, तो तार की त्रिज्या, इसको आप क्या कर लो, तो इसको आप बड़ा आर मान लो, गोले की त्रिज्या को आप बड़ा आर मान लो और तार की त्रिज्या को छोटा आर मान लो। तार की त्रिज्या ये कितना आ जाएगा, तो 0.2/2 सेंटीमीटर। इट मींस ये आ गया 0.1 सेंटीमीटर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब तार की लंबाई क्या होगी ये तो हमें नहीं पता, हम तार की लंबाई को x सेंटीमीटर मान सकते हैं। तो माना कि तार की लंबाई बराबर कितना आ गया, x सेंटीमीटर। अब आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि तार किस शेप का होता है। अब बोलोगे सर तार बेलन के आकार का होता है। अगर तार बेलन के आकार का होता है तो इसका मतलब गोले का आयतन और बेलन का आयतन समान हो जाएगा, या आप इसको ऐसे कह सकते हो, तार का आयतन यह बराबर हो जाएगा गोले के आयतन का। अब हमें यह पता है कि तार होता है बेलन के आकार का और बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई। इसके लिए हमने बड़ा आर मान रखा है तो बड़ा आर का क्यूब कर लेते हैं। सॉल्व कर लो। यहां से देखो पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर कहने का मतलब छोटा आर कितना है, तो छोटा आर, इसको आप छोटा आर माने हो, ये छोटा आर है, ये आपको आ गया 0.1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.1 गुने 0.1, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई x है, इसको आप x मान लो, बराबर 4/3। और आर क्यूब कहने का मतलब बड़ा आर कितना है, तो 3 है, और 3 का क्यूब कहने का मतलब 3 बार 3 लिख लेंगे। 3 से 3 कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, हमें चाहिए x का वैल्यू, x बराबर हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 3, और इस तरफ से देखो इसको लेकर के आएंगे तो बट्टा में आएगा, तो बट्टा में कितना आएगा, तो 0.1 और गुने 0.1। अब देखो यहां से पॉइंट हटाएंगे, एक 10 ऊपर आ जाएगा, यहां से पॉइंट हटाएंगे, एक 10 ऊपर आ जाएगा, सबको गुना कर लो।
यहां पे 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 को 100 से गुना करने पे कितना आ जाएगा, तो 3600 सेंटीमीटर आ गया। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करते हो, हमें पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देना होता है। यहां से आपको 36 मीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? या आप लिख सकते हो तार की लंबाई बराबर 36 मीटर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या आपको दी गई है। ओके, विकेटों की संख्या दी गई है। तो क्वेश्चन में आपसे यह पूछ लिया गया कि इस आंकड़ा का बहुलक ज्ञात करें। ओके, हम बहुलक के बारे में क्या जानते हैं? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक होगा। अब यहां पे देखो कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। बारंबारता कहने का मतलब क्या? जो सबसे ज्यादा बार आया हो। अब यहां पे कौन सबसे ज्यादा बार आया है, एक बार गिनती करके देख लेते हैं। तो एक तरफ आप ले लो विकेट की संख्या और एक तरफ ले लो आप मैच की संख्या। विकेट की संख्या और एक में रख लेते हैं मैचों की संख्या। ओके, अब यहां से देखो, अब जीरो विकेट की संख्या कितने मैच में लिया गया? बोलोगे सर एक मैच में लिया। एक विकेट कितना मैच में लिया गया? चेक कर लो, 1 मिनट। एक विकेट एक ही मैच में लिया गया। 2 विकेट कितना मैच में लिया गया? तो 1, 2, 3, 3 मैच में लिया गया। 3 विकेट कितना मैच में लिया गया? तो 3 विकेट 1, 2, 2 मैच में लिया गया। 4 विकेट कितने मैच में लिया गया? 4 विकेट 1 मैच में लिया गया। 5 विकेट कितने मैच में लिया गया? तो 5 विकेट सिर्फ 1 मैच में लिया गया। और 6 विकेट कितने मैच में लिया गया? तो 6 विकेट सिर्फ 1 मैच में लिया गया। अब आप एक चीज गौर से देखो कि सबसे ज्यादा विकेट किस मैच में लिया गया है। तो यहां पे देखो 2 विकेट जो है वो 3 मैच में लिया गया है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बहुलक कितना हो जाएगा? तो बहुलक 2 हो जाएगा। इसीलिए बहुलक बराबर 2। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया, यदि नीचे गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात करें। हमें माध्यक दिया गया है और x y का मान पूछा गया है। पहले आप एक टेबल बना लो। वर्ग अंतराल, इसके बाद बारंबारता, और इसके बाद संचयी बारंबारता। यहां पे देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और हमें कुल दिया गया। बारंबारता कितना है? 4, x 21, 15, y 5, और कुल योग हमें 60 दिया गया। कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता? इसको आप f मान लो और इसको हम लोग CF मानते हैं। कैसे निकालते हैं? जोड़ते जाते हैं। 4, 4 और जोड़ x, 21 और 4 25, 25 जोड़ x, 25 प्लस 15 40, 40 जोड़ x। यहां पे कितना आ जाएगा? तो यह आपको आ जाएगा 40 जोड़ x जोड़ y। इसके बाद 40 और 5 45, तो 45 जोड़ x जोड़ y। संचयी बारंबारता निकल गया। अब आप ये बताओ कि संचयी बारंबारता को जो लास्ट होता है वही कुल के बराबर होता है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं टोटल मतलब 45 प्लस x प्लस y।
और ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा 60 के। यहां से आप लिख सकते हो x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45। 60 माइनस 45 कहने का मतलब 15 आ गया। ओके, 15 आ गया। इसको आप यहां से लिख सकते हो x प्लस वाई बराबर 15, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y बराबर 15 माइनस एक्स। इसको आप मान लो समीकरण 1। हमें माध्यिका दिया गया है कितना, तो माध्यिका हमें दिया गया है क्वेश्चन में 28.5। माध्यिका बराबर 28.5। अब एक चीज देखो कि अगर हम 28.5 हमें दिया हुआ है और हमें n के बारे में जानकारी है, n का मतलब कुल होता है या टोटल होता है, ये n हमें 60 दिया गया, तो हमें जरूरत किसकी पड़ती है, n/2 की। तो अगर हम n/2 की बात करेंगे ये कितना आ जाएगा 60/2, और 60/2 कहने का मतलब 30 आ गया। अब एक चीज देखो कि 28.5 कहां होगा, तो 28.5 इसमें होगा। इसका मतलब ये जो वर्ग अंतराल हो जाएगा ये कितना आ जाएगा, तो 20 से 30 आ जाएगा। तो वर्ग अंतराल आपको मिल गया कितना, तो 20 से 30। ओके, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं माध्यिका वर्ग हमें मिल गया, माध्यिका वर्ग ये हमें मिल गया कितना, तो 20 से 30। अब जैसे ही माध्यिका वर्ग मिल गया, अब आपको सब मिल गया। क्या से, तो हम लोग सबसे पहले L पता करते हैं। L कहने का मतलब निम्न सीमा माध्यिका वर्ग का 20 आ गया। इसके बाद n/2 आपको पता ही है। इसके बाद हम लोग F पता करते हैं, तो F जितना फ्रीक्वेंसी इसका होगा, कितना है 21 है फ्रीक्वेंसी, यहां से F के जगह पे आप 21 ले लो। इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगा CF की। CF किसको कहते हैं, इसके फ्रीक्वेंसी का जस्ट ऊपर वाला कितना है, तो 4 प्लस x है, यहां से आपको आ गया 4 प्लस x। इसके बाद हम लोग h ज्ञात करते हैं, h कितना आ गया, तो h हम लोग क्लास लिमिट का विड्थ देखते हैं, तो 30 माइनस 20 10 आ गया। अब तो किसी चीज को जरूरत नहीं है, L पता चल गया, F पता चल गया, CF पता चल गया और H पता चल गया। अब माध्यिका का फॉर्मूला लगाओ। माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बाई F और इंटू H, या कहीं कहीं किसी बुक में आपको I भी दिखाई पड़ेगा, इसको किसी किसी बुक में I के रूप में भी लिखा जाता है। अब हमें माध्यिका पता है 28.5 और ये बराबर हो जाएगा L के जगह पे कितना है 20 है, n/2 कितना है 30 है, CF कितना है 4 जोड़ x है, बट्टा F कितना है, F 21 है, और H कितना है, H 10 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 28.5 और माइनस 20, और ये बराबर हो जाएगा 30 प्लस माइनस माइनस 4 प्लस माइनस माइनस x बट्टा 21 और गुने 10 हो जाएगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसको आप यहां से लिख सकते हो 28.5 में से 20 को अगर घटा लेंगे, ये आ जाएगा आपको 8.5, और 8.5 बराबर हो जाएगा 30 में से 4 को घटाएंगे तो 26 माइनस x बट्टा 21, और ये गुने हो जाएगा 10 के। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इस तरफ इसको गुना में ले आ जाओ, तो 8.5 को गुना करेंगे 21 से, और ये बराबर हो जाएगा 10 का गुना करेंगे 26 माइनस x से। ओके, अब इसको अब सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 21 पंचे 105 का 5 कैरी 10, 21 अट्ठे 168 और 10 आ जाएगा 178, और एक नंबर के बाद पॉइंट है तो पॉइंट पुट कर दिए। यहां पे देखो 26 को 10 से गुना करेंगे 260, 10 को x से गुना करेंगे तो 10x। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से आप लिख सकते हो, इसको इस तरफ लेके आओ, प्लस में आ जाएगा 10x और बराबर हो जाएगा 260, और यहां इस तरफ लाएंगे तो माइनस में 178.5। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे चलते हैं। यहां से 10x बराबर हो गया, चलो माइनस करो,
10 में से 5 माइनस होगा 5, 9 में से 8 माइनस होगा 1, और 9 में से 8 माइनस हो गया 1, तो 15 में से 7 गया तो 8, मतलब 81.5 बट्टा, यहां से x का मान निकालने पे कितना आ जाएगा, तो 81.5 बट्टा 10, या इसको आप लिख सकते हो 8.15। अब x का मान आप समीकरण 1 में रख लो, हमें y का मान पता चल जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 क्या है, यह हमें पता है y बराबर 15 माइनस एक्स, तो y बराबर 15 माइनस एक्स, इसका मतलब 15 माइनस 8.15 माइनस कर लो। यहां से अगर कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, और 14 में से 8 गया तो 6, ये कितना आ गया 6.85, तो हमें x आ गया 8.15 और y आ गया 6.85। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। x और y का मान निकालने के लिए हमने x और y का मान निकाल लिया। ओके,